बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नमूनिया के बारे में। नमूनिया जो है ये लंग पेरेन्काइमा के इन्फेक्शन को कहा जाता है। नमूनिया दो एज ग्रुप के लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमनली डेवलप होता है। एक तो ओल्ड एज जिनकी 50 प्लस की उम्र है, मतलब 50 साल से ज़्यादा या 50 साल की उम्र है, उन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमनली नमूनिया डेवलप होता है। और दूसरी जो एज है वो है अंडर 15, यानी जिनकी उम्र जो है वो 15 साल या उससे कम है, तो उन लोगों में बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। नमूनिया के कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरियाज है, डिफरेंट वायरसेस है और फंजाई है। प्रेजेंटेशंस की अगर हम बात करें, यानी क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं नमूनिया की, कि अगर कोई पेशेंट सफ़र कर रहा हो नमूनिया से, तो वो कौन कौन से प्रेजेंटेशंस, कौन कौन से अलामात के साथ एक डॉक्टर के पास पेश हो जाएगा। नमूनिया की जो सबसे पहला प्रेजेंटेशन होता है वो फीवर है। फीवर के अलावा कफ होता है। कफ के साथ साथ टेकेप्निया यानी रैपिड ब्रीथिंग होती है, और रैपिड ब्रीथिंग के साथ साथ चेस्ट पेन भी होता है। जो भी नमूनिया से सफर करेगा, सबसे पहले अलामत होगी बुखार। बुखार के अलावा खांसी, खांसी के अलावा सांस का बहुत तेजी से फूलना और सीने में दर्द का होना। नमूनिया में जो कफ होता है वो शुरू में ड्राई कफ होता है और पेनफुल होता है। मतलब ये कि खुश्क खांसी होती है और दर्दनुमा खांसी होती है, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ ये जो खुश्क खांसी है ये बलगम वाली खांसी में तब्दील हो जाती है। जब ये सारे अलामात एक पेशेंट के अंदर हम एज ए डॉक्टर देखते हैं, तो हमारे जहन में सिर्फ नमूनिया डायग्नोज नहीं होता। हम बहुत सारे डिफरेंशियल्स बनाते हैं, लेकिन उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, मुख्तलिफ टेस्टें होती हैं वो करते हैं, और उसके बाद हमें पता चल जाता है कि आया कि ये नमूनिया से सफ़र कर रहा है या फिर इसके डिफरेंशियल से सफ़र कर रहा है। अब वो कौन कौन से ऐसे टेस्ट है जो कि नमूनिया के शक व शुबात होने के बाद करने चाहे, एक डॉक्टर कौन कौन से टेस्ट करेगा। तो जो टेस्ट है उसमें से चेस्ट एक्सरे है, सीने का एक्सरे जो होता है वो किया जाता है। सीबीसी जो खून का टेस्ट होता है वो किया जाता है। यूजुअली ये दो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। उसके अलावा यूरिया और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी किया जाता है, और स्प्यूटम की ग्राम स्टेनिंग भी की जाती है। समटाइम सीआरपी भी किया जाता है, एएसआर भी किया जाता है, ब्लड कल्चर भी किया जाता है, लेकिन ये थोड़ी महंगे टेस्ट हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि जब इस तरह के प्रेजेंटेशंस के साथ एक डॉक्टर के पास एक मरीज आता है, तो ये जो मैंने टेस्ट बहुत सारे जिन टेस्ट के मैंने नाम लिए हैं, ये सारे टेस्ट तो नहीं हो पाते, क्योंकि बाज़ औक़ात जिस जगह में आप बैठे हुए हैं एज ए डॉक्टर, जहाँ पे इस तरह का पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होता है, तो उस इलाके में, उस जगह में ये सारे टेस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि जिस पेशेंट के आप टेस्ट कर रहे हो, ये भी देखना पड़ता है कि आए कि वो अफोर्ड कर पा रहा है ये महंगे टेस्ट को या नहीं। तो अमूमन क्या करते हैं हम कि सबसे पहले चेस्ट एक्सरे करते हैं, सीबीसी करते हैं। ये दो टेस्ट लाजमी किए जाते हैं। चेस्ट एक्सरे में क्या होता है कि जो भी लोब अफेक्टेड होता है उस लोब में कंसोलिडेशंस होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये नमूनिया का पेशेंट है। और सीबीसी में ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है, मींस के डब्ल्यूबीसी के काउंट जो है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाते हैं। बाज़ औक़ात फिर बाद में ग्राम स्टेनिंग भी की जाती है, और ग्राम स्टेनिंग इसलिए की जाती है ताकि ये देखा जा सके कि इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, यानी ये जो नमूनिया हुआ है इस पेशेंट को, इसके उसका काज क्या है और कौन सी इसको एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए। फिर इसलिए हम ग्राम स्टेनिंग भी समटाइम कर लेते हैं। तो ये सारे वो टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि नमूनिया से सफ़र कर रहा है एक पेशेंट के नहीं कर रहा। टेस्ट के बाद बात आती है इसकी मैनेजमेंट के बारे में कि इसके क्या इलाज है, नमूनिया को हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो याद रखें, मैनेजमेंट के जो पोर्शन है ये थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स इसमें जो दिए जाते हैं उस पर थोड़ा सा हमने डिस्कशन करनी होगी। देखिए होता क्या है कि इस तरह के पेशेंट्स की सबसे पहले तो कंडीशंस देखी जाती है कि वो किस स्टेज में आके प्रेजेंट कर चुका है, वो किस स्टेज में एक डॉक्टर के पास आया है। सबसे पहले काम जो हम करते हैं वो है ऑक्सीजन की इनहेलेशन करवाते हैं, कि अगर पेशेंट को ब्रीथिंग की डिफ़िकल्टी है या बहुत ज़्यादा सांस फूल रही हो तो हम ऑक्सीजन इनहेल करवाते हैं। उसके साथ साथ हम आईवी फ्लूइड्स देते हैं। आईवी फ्लूइड्स इसलिए देते हैं क्योंकि नमूनिया में हाइपोटेंशन में चला जाता है पेशेंट, तो इस वजह से हम आईवी फ्लूइड्स देते हैं।
और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक्स है। लेकिन एंटीबायोटिक्स से पहले, क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशंस में बताया था कि चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द होता है, बुखार होता है, तो एंटीबायोटिक्स देते हैं बुखार के लिए और एनाल्जेसिक्स देते हैं चेस्ट पेन के लिए। इनिशियली जो एंटीबायोटिक्स दी जाती है वो एज एन एम्पेरिकल थेरेपी दी जाती है। बाद में जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को किस तरह की एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी एंटीबायोटिक्स के ऊपर डिस्कशन करना चाहूँगा। होता क्या है कि शुरू में हम जो एंटीबायोटिक्स पेशेंट्स को, नमूने के पेशेंट्स को देते हैं, उसमें पेनिसिलिन की ग्रुप की एंटीबायोटिक्स आती है, यानी एमॉक्सिसिलिन जो है वो हम देते हैं। एमॉक्सिसिलिन के अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो कैलामॉक्स नाम का ब्रांड आता है, एमक्लेव नाम का ब्रांड आता है, अगमेंटिन नाम का ब्रांड आता है। ये जो है वो हम इनिशियली देते हैं 6 to 5 mg यानी 625 मिलीग्राम हम देते हैं दिन में 3 दफा 6 से 7 दिनों के लिए। लेकिन अगर कोई पेशेंट एलर्जिक है पेनिसिलिन ग्रुप से तो फिर हम इस एंटीबायोटिक को किसी दूसरे एंटीबायोटिक को रिप्लेस करते हैं, जिसमें है क्लेरिथ्रोमाइसिन है। क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है उसके अगर हम ब्रांड्स की बात करते हैं तो क्लेरिटेक नाम से आती है, क्लेरिसेड के नाम से आती है, रिथमो के नाम से आती है। ये 500 mg की टेबलेट होती है जो कि हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं कि रोजाना आपने 2 दफा इसका इस्तेमाल करना है 5 दिनों के लिए। अगर क्लेरिथ्रोमाइसिन की जगह कोई दूसरी एंटीबायोटिक देनी हो तो हम एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, लाइक एजोमैक्स, एजिटमाजिजॉड नाम की जो ब्रांड है वो आते हैं, वो भी 500 mg में आती है। लेकिन आपने उसको, इसमें फर्क ये है कि क्लेरिथ्रोमाइसिन और इसमें आपने ये फर्क करना होता है कि जो एजिथ्रोमाइसिन होता है वो आपने रोजाना एक ही टेबलेट देनी होती है पेशेंट को 5 दिनों के लिए। अब ये सारी जो मैंने आपको एंटीबायोटिक्स बताई है ये हम उस तरह के पेशेंट्स में देते हैं जो कि एक यंग पेशेंट होता है लेकिन साथ को एक कोमॉर्बिडिटीज नहीं होती। कोमॉर्बिडिटीज से मुराद ये है कि जो भी पेशेंट जो नमूने से सफर कर रहा है उसको कोई और बीमारी ना हो। आसान अल्फाज में ये है कि अगर एक पेशेंट है वो डायबिटिक है, लेकिन पहले उसको डायग्नोज किया गया डायबिटीज का, शुगर का मरीज डायग्नोज किया गया, उसका इलाज चल रहा था, बाद में उसको एज एन हाइपरटेंसिव पेशेंट भी डायग्नोज हुए वो, यानी पहले उसको सिर्फ शुगर का मसला था लेकिन बाद में उसको ब्लड प्रेशर का भी मसला हुआ, तो इसको बोलते हैं कोमॉर्बिडिटीज। तो नमूने के साथ कोई भी दूसरी अगर बीमारी है, लाइक अस्थमा है या कोई भी दूसरी बीमारी हो सकती है, ब्रोंकाइटिस है, अगर कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है और पेशेंट यंग है तो तब आप एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और इन चीजों पे चले जाओगे। लेकिन अगर ओल्ड एज का पेशेंट है और साथ कोमॉर्बिडिटीज भी है और साथ ही आपने एटलीस्ट 3 मंथ तक आपने जो मैंने पहले एंटीबायोटिक्स के नाम बताए हैं वो आपने दिए हैं, उससे भी वो पेशेंट ठीक नहीं हुआ है, तो तब फिर जो है वो आप दूसरी एंटीबायोटिक्स लाइक लियोफ्लॉक्सासिन जो है, जो कि लीफ्लॉक्स के नाम से आती है, 500 mg की टेबलेट होती है, ये आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पेशेंट को आप कहते हैं कि दिन में 2 दफा आपने इस्तेमाल करनी है 5 से 6 दिनों के लिए। अगर लियोफ्लॉक्सासिन आप नहीं देते हैं तो उसकी जगह दूसरी जो एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं वो है मॉक्सीफ्लोक्सासिन, जो कि 400 mg में आती है और पेशेंट को आपने कहना होता है कि दिन में 1 दफा आपने इस्तेमाल करना है 5 दिनों के लिए। तो ये कुछ एक एंटीबायोटिक्स के ऊपर डिस्कशन थी। हाँ, अगर इन सारे एंटीबायोटिक्स के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो तब आपको पेशेंट को लाजमी पड़ता है कि आप उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करें, यानी पेशेंट को आपने हॉस्पिटल एडमिशन देनी होगी। जब हॉस्पिटल में आपने एडमिट किया फिर आपने टेबलेट्स वाली ओरल वाला जो पोर्शन है उसको थोड़ा भूलना पड़ता है और फिर आप चले जाते हो इन्फ्यूजन्स और इंजेक्शंस की तरफ। तो जब आप हॉस्पिटलाइज करते हो तो वहां पे फिर आप इन्फ्यूजन दे देते हो, लाइक लियोफ्लॉक्सासिन का इन्फ्यूजन आता है 100 ml में, वो आप दे सकते हो दिन में 3 दफा 5 दिनों के लिए आप इसमें इस तरह के पेशेंट्स में दे सकते हो। और फिर मॉक्सीफ्लोक्सासिन का इन्फ्यूजन भी आता है जो कि 250 ml में आता है, वो भी आपने दिन में 3 दफा 5 to 6 डेज जो है उस तरह के पेशेंट्स को दे सकते हो। अगर इन्फ्यूजन्स नहीं देने हैं एडमिट करने के बाद तो इंजेक्शंस भी दे सकते हो, लाइक सेफ्ट्रियाक्सोन की इंजेक्शन जो आती है वो 1 ग्राम IV आपने पास करना होता है और BD पास करना होता है। और जब इंजेक्शंस आप दे रहे होते हो तो इंजेक्शंस के साथ साथ आप फिर दूसरी जो ओरल एंटीबायोटिक्स है लाइक क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये सारी बातें थी एंटीबायोटिक्स के किस तरह से हम डोज एडजस्टमेंट करते हैं नमूने के पेशेंट्स में। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू।